हेलो एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर और मेरा नाम है ललित शर्मा। और जैसा कि हम लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अबाउट द एसिड्स कि एसिड्स के कितने टाइप होते हैं। हमने देखे थे कि एसिड्स के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज कंसनट्रेटेड एंड सेकंड इज डाइल्यूट। उसी डाइल्यूट एसिड के बेसिस पर या उसी डाइल्यूट एसिड से रिलेटेड हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। सो एज यूजुअल we start our lecture with some positive affirmation. So speak with me, believe with me, and become with me. So I am the best. I can do it alone. God is always with me. I am winner and today is my day. चलो ठीक है, तो हमने देखा था कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है। अब उसी के बेसिस पे हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। देखो, जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट, प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, जैसे पहला रिएक्शन हमारा मैग्नीशियम प्लस HCl फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बनाएगा ये? मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, बात समझ आई? एंड रिलीज क्या होगा यहां से? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। सेकेंड इज एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनाता है ये? एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्लस क्या रिलीज हुई यहां से भी? हाइड्रोजन गैस। थर्ड हमारा जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, और क्या रिलीज हुई यहां से? हाइड्रोजन गैस। थर्ड इज आयरन। ठीक है, एंड ये है HCl क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कौन सा है? डाइल्यूट है। वो कौन सा है? डाइल्यूट है। डाइल्यूट में, डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? सिंपल सा मतलब है डाइल्यूट का कि वाटर का अमाउंट क्या होगा? एसिड में ज्यादा होगा। ठीक है, डाइल्यूट एसिड का सिंपल सा मतलब है कि एसिड में वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, फिर ये क्या बना रहा है? फेरस क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड, ये आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो साथ में? आयरन क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। ठीक है, FeCl2 प्लस क्या रिलीज हो जाएगी यहां से? हाइड्रोजन गैस। And our last reaction is zinc. Zinc react with hydrosulfuric acid. Hydrosulfuric acid is also a strong acid, but ये है यहाँ पर dilute H2SO4। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। ठीक है, ZnSO4 क्या होता है? ZnSO4 क्या होता है? जिंक सल्फेट। ठीक है, साथ में क्या रिलीज हुई यहां से? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ये बात समझ आई क्या? ये बात समझ आई? और ये ध्यान रखना, जिंक सल्फेट जो होता है वो होता है हमेशा कलरलेस।
ठीक है। जिंक सल्फेट क्या होता है? कलरलेस। इतनी बात समझ आई? क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि ये जितने भी मेटल हैं, मैग्नीशियम हुआ, जिंक, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, जिंक हुआ, ये सारे जो हैं लास्ट में कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन क्या ये सारे हाइड्रोजन से ऊपर नहीं आते? रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप वाले जो मेटल्स होते हैं दे आर द मोर रिएक्टिव। मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखाई दे रही है? ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूं। अब देखो सही से, ये क्या है? बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज है। और रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज या अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ। मतलब कि कौन सा मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा ऊपर होगा। मतलब इस सीरीज की हम बात करें तो इसमें पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, पोटेशियम क्या होगा? हाईली रिएक्टिव। या मैं कह दूं इसको हाईली रिएक्टिव के साथ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव बोलो या मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और ये जो है गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सारे क्या हैं? लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो हमने ये चीज नोटिस करी, ये हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया कि जितने भी मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन से ऊपर की ओर है, ठीक है, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है, वो ही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, मतलब हम ये लाइन लिख सकते हैं कि only those metals react with dilute HCl या डाइल्यूट एसिड, ठीक है, एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ओनली दोज मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एंड रिलीज H2 gas which are above the hydrogen in reactivity series। मतलब ओनली वही मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं जो कि हाइड्रोजन से अबव है, किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में। मतलब वो ही मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे जो कि हाइड्रोजन से ऊपर की ओर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, बात समझ आई? ओनली दोज मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस विच आर above the हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। बात समझ आई? बात समझ आई? तो मुझे एक बात बताओ,
क्या कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा? कॉपर को हम रिएक्ट करवा देते हैं FeSO4, ठीक है, नहीं HCl के साथ। तो क्या है? जब कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन हमने नोटिस किया कि कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे की ओर आता है, हाइड्रोजन के नीचे की ओर क्या आता है? कॉपर। लेकिन हमने अभी एक रूल पढ़ा था। क्या रूल पढ़ा हमने? इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हाइड्रोजन गैस तभी रिलीज होगी जब कोई मेटल हाइड्रोजन से ऊपर की ओर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। कॉपर तो क्या है? हाइड्रोजन के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। हाइड्रोजन आता है पहले, फिर नीचे आता है कॉपर। इस वजह से, इस नीचे आने की वजह से कभी भी H2 गैस रिलीज नहीं होगी, कभी भी ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कभी भी ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन लिख दो, या आप लिख सकते हो कि H2 गैस नॉट रिलीज्ड। ठीक है, बात समझ आई? बात समझ आई क्या? चलो, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो दूसरी चीज, ये देखो, क्या आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी फिर मैं इसे इरेज करूंगा। देखो, ठीक है, ये जितने भी बने हुए ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या जिंक सल्फेट, ये सब क्या है? ठीक है, ये सब सॉल्ट है। ठीक है, ये और ये सारे जो है ना सॉल्ट है। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, या मैग्नीशियम है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में 4th नंबर पे है, इसका मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव मेटल्स में से एक है। ठीक है, इस वजह से जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, देखो क्या होता है, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा हीट रिलीज करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। ठीक है, और जब भी रिएक्शन में, ठीक है, और जब भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, समझ आइए बात। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्शन में उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और वो रिएक्शन उतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, हीट रिलीज का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखो ऐसे याद करो, ऐसे याद करो। देखो एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब हो गया एग्जिट। क्या हो गया? एग्जिट। और थर्मिक का मतलब क्या हो गया? हीट। मतलब एग्जिट ऑफ हीट।
एग्जिट ऑफ हीट का मतलब है हीट का निकलना। हीट का निकलना क्या होता है? एग्जिट ऑफ हीट क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ आई क्या? एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्मिक का मतलब हीट, एग्जिट ऑफ हीट क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ आई? मतलब यहां पर ये कुछ लाइंस भी लिखी है, देखो क्या लिखा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल, हायर टेम्परेचर। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी और मोर रिएक्टिव मेटल मतलब क्या? मोर रिएक्टिव मेटल और हायर टेम्परेचर, मतलब जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात? मतलब मैग्नीशियम में ज्यादा, मैग्नीशियम क्लोराइड में ज्यादा रिएक्शन, सॉरी, मैग्नीशियम में ज्यादा हीट रिलीज होगी, फिर उससे कम एल्यूमिनियम में, फिर उससे कम जिंक में, फिर उससे कम आयरन में। क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा हीट रिलीज, ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा हीट रिलीज। ठीक है, अब देखो H2 गैस टेस्ट है। देखो H2 में कलरलेस गैस होगी, बर्न्स विद ए पॉप साउंड। पॉप साउंड होता है ऐसे, ऐसे साउंड निकलता है ऐसे। H2 गैस क्या होती है? कलरलेस गैस होती है और एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल। ठीक है, बात समझ आई? देखो एक बार ये रिएक्शन देख ले क्या, एक बार ये रिएक्शन देख ले अपन। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में हमने रख रखा है जिंक। क्या है? क्या है हमारे पास? हाँ जी, क्या है हमारे पास? इसमें जिंक, ये भी नहीं दिख रहा, ये दिख जाएगा। इसमें हमारे पास है जिंक। क्या है? जिंक, जिंक ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, और रिएक्शन क्या कर रखी है हमने? इसमें मिक्स कर रखा है हमने डाइल्यूट H2SO4। क्या रखा? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 है और जिंक है, दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? क्या बनेगा? बनेगा क्या आपके यहाँ पर? हाँ, बनेगा आपके यहाँ पर जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बर्निंग विद द पॉप साउंड। बात समझ आई? रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में क्या रखा? टेस्ट ट्यूब में था जिंक, जिंक के साथ था डाइल्यूट हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर दोनों की रिएक्शन हुई तो रिएक्शन में बना क्या? जिंक सल्फेट, और रिलीज क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई विद द पॉप साउंड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बारे में ध्यान रखना, इट रिलीज विद द पॉप साउंड और इट इज ए कलरलेस गैस। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखो। क्या रखो? इंपॉर्टेंट बात है, देखो क्या है इंपॉर्टेंट बात, क्या है इंपॉर्टेंट बात है? क्या बात है इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्या बात है? देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रिएक्शन होती है, ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ना आपकी मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड की, ये दो ही टाइप के डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होती है। मतलब या तो ये होगी HCl के साथ, मतलब दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। HCl के साथ हो सकती है, ठीक है, ये डाइल्यूट जो है ये आपके H2SO4 के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है, ये आपकी HCl के साथ भी हो सकती है, ये आपकी एसिटिक एसिड के साथ भी हो सकती है। ठीक है, CH3COOH, ठीक है, एथेनोइक एसिड, जिसको हम कॉमन नेम क्या होता है? CH3COOH को क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? एथेनोइक एसिड। साथ में इसको और क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड।
तो ये रिएक्शन आपकी H2SO4 के साथ भी हो सकती है, HCl के साथ भी हो सकती है, CH3COOH के साथ भी हो सकती है। लेकिन एक हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रिएक्शन कभी भी HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगी। बात समझ आई क्या? मतलब ये रिएक्शन कभी भी HNO3 के साथ नहीं होगी। देखो, क्योंकि होता क्या है कि मेटल जो है कभी भी HNO3 के साथ जो कि होता है हमारा नाइट्रिक एसिड, क्या होता है नाइट्रिक एसिड के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो क्यों नहीं करता, क्योंकि HNO3 है ना, इसका नाम क्या है, प्यारा सा बावला सा नाम क्या है इसका, नाइट्रिक एसिड। HNO3 जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये मेरा कहने का मतलब, देखो इधर देखो, मेटल के साथ जब भी HNO3 रिएक्ट करेगा तो कभी भी कौन सी गैस रिलीज नहीं होगी? H2 गैस रिलीज नहीं होगी। ठीक है, मेटल के साथ जब भी HNO3 रिएक्ट करेगा तो H2 गैस रिलीज नहीं होगी, मतलब ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि HNO3 जो होता है वो होता है सबसे, क्या होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंपल सा क्या काम है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सप्लाई ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंपल सा काम क्या होता है? इट सप्लाई ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, बात समझ आई? मतलब ये क्या होगा कि मतलब जब भी रिएक्शन होगी, देखो मान लो कि जिंक को रिएक्ट करवाया HNO3 के साथ, सपोज करो कि जिंक को है ना किसके साथ रिएक्ट करवाया? HNO3 के साथ, और मान लिया कि H2 रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। लेकिन हमें तो पता है कि HNO3 का काम ही है कि क्या करना? सप्लाई करना। क्या सप्लाई करना? ऑक्सीजन सप्लाई करना। यदि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई, हाइड्रोजन गैस को यदि ऑक्सीजन गैस मिल गई तो H2 प्लस O2 मिलके तो क्या बना लेगा? H2 बना लेगा। और H2O बन गया तो सिंपल सा बात है, कभी भी क्या रिलीज? कभी भी H2 नहीं रहेगी। इस वजह से बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर, नाइट्रिक एसिड नेवर रिएक्ट विथ मेटल टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि यदि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई ना, सपोज करो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, इधर से ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया नाइट्रिक एसिड ने, H2 प्लस O2 मिलके H2O बना लेगा। सिंपल सी बात है। और हमें H2O नहीं चाहिए, हमें H2O चाहिए ही नहीं रिएक्शन में, हमें चाहिए हमें चाहिए हाइड्रोजन गैस। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए हाइड्रोजन गैस। हमें ये चाहिए, हमें
ये नहीं चाहिए रिएक्शन। बात समझ आई? ठीक है, अब देखो तो ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, H2 is not involved, H2 is not involved when a metal react with HNO3। मतलब हाइड्रोजन गैस इज नेवर रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस इज नेवर रिलीज्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ HNO3। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है? टू रिलीज द ऑक्सीजन एटम्स, टू रिलीज द ऑक्सीजन एटम्स is the function of oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen gas, it oxidizes the hydrogen gas, मतलब ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा टू प्रोड्यूस वाटर। जैसे ही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिली तो क्या बन गया? H2O। ठीक है, H2O बन गया, मतलब प्रोड्यूस क्या हो गया? वाटर प्रोड्यूस हो गया, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये किसमें चेंज हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक है, रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू गिव H2 गैस। ओनली कौन रिएक्ट करता है? सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट कर सकता है किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ टू प्रोड्यूस H2 गैस। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि H2 जो है जब भी HNO3 के साथ H2 में HNO3 ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, उससे क्या बन जाएगा? H2। ये हमने देख लिया। ओनली कौन से दो मेटल है? मैग्नीशियम, याद रखना, देखो इधर देखो, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है, ओनली यही दो मेटल ऐसे हैं जो कि डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। बात समझ आई? बात समझ आई ना? अब देखो एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया बेसिकली बस तुमसे ही। देखो एक्वा रेजिया क्या होता है? बेसिकली इट इज ए फ्रेशली मिक्सचर ऑफ concentrated HCl plus concentrated नाइट्रिक एसिड। देखो एक्वा रेजिया बेसिकली क्या है? फ्रेशली मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बेसिकली ऑब्वियसली देखो मतलब एक्वा रेजिया जो है वो क्या है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड
HNO3। अब इसका ये मिक्सचर क्या है, फ्रेशली मिक्सचर है, लेकिन मिक्सचर है इन ए डेफिनाइट प्रपोर्शन, डेफिनाइट रेशियो में। ठीक है, क्या रेशियो है वो रेशियो है, देखो एक बार यहां से पढ़ लो, एक बार फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब दोनों का रेशियो क्या होता है, 3:1। क्या रेशियो है इनका, 3:, बाकी सब रामायण को हटा दो यहां से। ठीक है, और सिर्फ ये जो है ना, ये बॉक्स में लिख लो, इसको बॉक्स में लिख लो। बस सिंपल सा याद रखना है, एक्वायर एरिया इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। क्या फिक्स रेशियो है, 3:1। मतलब इसके 3 है, ये 3 है और ये 1। ठीक है, ये अमाउंट रहता है इसका, लिख लिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी देख लो, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये इतना ज्यादा, ये इतना हाईली एसिडिक होता है, ये जो मिक्सचर होता है वो इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कि ये डिसॉल्व कर देता है गोल्ड और प्लेटिनम को। इसको डिसॉल्व कर देता है गोल्ड और प्लेटिनम को। ठीक है, और ये हाईली हीट मोस्ट हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या डिसॉल्व हो जाता है, या मैं कह सकता हूं हाईली एसिडिक। ठीक है, हाईली एसिडिक। क्यों, क्योंकि ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, इसलिए हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर देता है ये मिक्सचर। ठीक है, एंड हाईली कॉरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ये हाईली कॉरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ये दो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक बार देखो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो असर्शन। ठीक है, असर्शन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ये बात बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन गैस कभी भी रिलीज नहीं होती है जब एक मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड वाला है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, नहीं, बिल्कुल गलत बात। नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो दूसरा वाला जो आपका ये रीजन वाला जो स्टेटमेंट है कि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज फॉल्स। देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा,
नहीं, पहला वाला तो नहीं होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं गलत है ये। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो नाउ अवर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें इतनी प्रिंटिंग जो हमने कर दी है इसको हटा देते हैं। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना कि नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात को ध्यान रखना, बाकी बातों को भूल जाना। ठीक है, चलो आगे देखो। इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना, सी वाले पर, सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब देखो क्या है। बेसिकली होता ऐसा है कि एक मजबूत आदमी, मजबूत जो इंसान होता है वो क्या करता है, कमजोर को निकाल देता है। कहीं भी यदि कोई इंसान एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ मजबूत आदमी एग्जिस्ट करता है, कमजोरों की कहीं भी जगह नहीं होती है। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या होता है कि एक मजबूत इंसान, एक ताकतवर इंसान एक कमजोर इंसान को बाहर निकाल देता है, उसके ही घर से बाहर निकाल देता है। ऐसा ही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। मतलब एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल एक लिस्ट रिएक्टिव मेटल को बाहर निकाल देता है अपनी ही रिएक्शन में से, अपने ही कंपाउंड में से। देखो कैसे, देखो FeCuSO4 के साथ रिएक्ट करता है। अब हमें पता है कि आयरन जो होता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, इस कमजोर कॉपर को बोलेगा बेटा तू तो निकल यहां से, तू तो जा यहां से। ठीक है, तो बेचारा ये जो लेस रिएक्टिव है वो रिएक्शन में से चला जाएगा और Fe किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, SO4 के साथ। तो कंपाउंड बनेगा हमारा FeSO4 प्लस कॉपर। बात समझ आई? देखो रिएक्शन इसमें देखो, कॉपर तो रहा, ये कॉपर है और ये हमारा आयरन है। ठीक है, ये आयरन है, ये कॉपर है। तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव। क्या है, मोर रिएक्टिव। और कॉपर क्या है हमारा बेचारा, लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मतलब ज्यादा ताकतवर इंसान है और लेस रिएक्टिव का मतलब ये कमजोर इंसान है। तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा इसके ही कंपाउंड में से, इसी के कंपाउंड में से इसको कॉपर को तो निकाल देगा बाहर और खुद रिएक्ट कर लेगा SO4 के साथ। आयरन ने रिएक्ट किया SO4 के साथ तो बना फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट, या आयरन सल्फेट बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ आई? या इसको बोलो फेरस सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। मतलब समझ आ गया? मतलब कॉपर तो बाहर निकल जाएगा रिएक्शन में और आयरन, नया जो हमारा जो कंपाउंड बना वो बना फेरस सल्फेट। अब देखो इसमें देखो, अब ये केमिकल रिएक्शन हो गई,
इस केमिकल रिएक्शन को जब हम लैब में करेंगे तो ऐसा रहेगा कि एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने रखा आयरन नेल। क्या रखा? आयरन नेल। साथ में हमारे पास था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर होता है ब्लू। क्या होता है? कौन सा कलर होता है? ब्लू। कौन सा कलर होता है? ब्लू। ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन हुई, बना हमारे पास ये जो बना बेसिकली फेरस सल्फेट का, ये FeSO4 का। देखो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। ठीक है। और FeSO4 वो होता है ग्रीन। बात समझ आई? ठीक है। तो इसका कलर क्या होगा? FeSO4 का कलर होगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन या पेल ग्रीन। ठीक है, पेल ग्रीन। और कॉपर का कलर होगा यहां पर रेड या ब्राउन। बात समझ आई? और ये बन गए हमारी रिएक्शन। आयरन नील जो बिफोर तो होगी, इस बाद में क्या हो जाएगा? बाद में क्या होगा? ये जो कॉपर है ना, ये वाला कॉपर, ये कॉपर जो है ये उस आयरन नेल के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जिस वजह से उसका कलर क्या हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो यहां क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखो यहां पर ये जिंक देखो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है। जिंक सल्फेट क्या होता है? हमेशा कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। जिंक और आयरन में से। हाँ, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो क्या बनेगा यहां पर? जिंक सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है। आयरन का कलर होता है यहां पर ग्रीन और जिंक सल्फेट वही होता है क्या? कलरलेस। कलरलेस। ठीक है। अब देखो लास्ट में है अपनी कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। लेकिन कॉपर तो लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए ये कभी भी जिंक सल्फेट को नहीं हटा पाएगा, इसलिए क्या होगा यहां पर? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। चलो यहां तक की कहानी समझ आई। अब ये ध्यान रखना कि हम में जैसे ही देखो, हमें ये कैसे पता चल रहा है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? तो बेसिकली हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें ये पता चल गया कि जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यदि कोई मेटल डिस्प्लेस हो गया तो इसका मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव है, और जिसने डिस्प्लेस कर दिया वो मोर रिएक्टिव है। तो वी कैन से इट इज द बेस्ट मेथड टू चेक विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड टू चेक विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन करो फटाफट। चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट। क्या मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से? है क्या? है ना?
सबको पता है मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम बोलेगा कि कमजोर इंसान चल यहां से, तो क्या करेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस बन जाएगा कॉपर। ठीक है, अब देखो सेकंड है FeSO4 प्लस Pb, मतलब लीड और FeSO4। देखो रिएक्टिविटी सीरीज, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या लीड ज्यादा रिएक्टिव है। देखो आयरन तो ऊपर है और ये नीचे है, Pb नीचे है, Fe ऊपर है, Fe ऊपर है, तो क्या Pb डिस्प्लेस कर देगा क्या Fe को? नहीं, नो रिएक्शन। अब देखो थर्ड रिएक्शन, देखो कैल्शियम सल्फेट और एल्यूमिनियम। कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है वो कभी भी कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, इस वजह से क्या होगा यहां पर नो रिएक्शन। अब देखो जिंक और कैल्शियम, जिंक और कैल्शियम में देखो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। कैल्शियम क्या करेगा, इस जिंक को हटा देगा, क्या बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस, थोड़ा राइटिंग सही कर लें, कैल्शियम किसको हटा देगा, जिंक को, तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस जिंक। समझ आई बात समझ आई? तुम्हारी कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट और फोर्थ कौन से ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलो आगे देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। पॉज द वीडियो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 1 hour ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक, कहना क्या चाहता है ये कहना चाहता है कि हमने आयरन नेल, ठीक है, Fe, ये है आयरन, Fe को किस में रखा, इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब रखा CuSO4 में। आयरन जो है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, मतलब ताकतवर इंसान है, मोर रिएक्टिव मतलब ज्यादा ताकतवर है ना, तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को बाहर निकाल देगा, ये कॉपर जी आप यहां से चलो यहां से चलो। देखो आगे क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है, FeSO4 बनेगा, और FeSO4 का कलर क्या होता है, सबको बताया था कि ग्रीन या पेल ग्रीन। तो जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेल ग्रीन। तो हमारा आंसर क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसमें ऐसे करो, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज लिखो पहले, एक बार रिएक्टिविटी सीरीज लिखो पहले। तो रिएक्टिविटी सीरीज लिखो,
रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? लिखो फटाफट, ये लिखो लिखो। लिख लिया? इसमें दो और लिख लो, एल्यूमिनियम और जिंक। ये रिएक्टिविटी सीरीज होगी हमारी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो। ए मेटल एम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम aqueous solution of ferrous sulfate but fails to do so in case of aqueous solution of aluminum sulfate। ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा मेटल है, एक एम नाम का ऐसा मेटल है जिसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम फेरस सल्फेट। मतलब एम नाम के मेटल ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया फेरस सल्फेट से। मतलब एम ने क्या किया, इसको हटा दिया और क्या बना दिया, MsO4 प्लस आयरन निकल गया बाहर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि M इज मोर, देखो नीचे देख लेते हैं यहां पर, है ना। इसका कंक्लूजन ये हो गया कि M इज मोर एम ने FeSO4 में से Fe को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन बाहर निकल गया। इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि M इज मोर रिएक्टिव देन Fe। ठीक है, M इज मोर रिएक्टिव देन Fe। और ये कह रहा है बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ, मतलब ये फेल हो गया, ये नाकामयाब हो गया या फेल हो गया किसके केस में, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम सॉल्यूशन ऑफ इन द सॉरी फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। मतलब जब ये रिएक्ट किया इसने एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं हुई। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि M इज लेस रिएक्टिव देन, मतलब ये जो M है वो आयरन से तो ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये लेस रिएक्टिव है किससे, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम से यदि ये लेस रिएक्टिव है तो रिएक्टिविटी सीरीज देखो। Fe पूरी लिखो इसको, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। देखो मतलब जो M है वो आयरन से तो ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा मतलब ऊपर की साइड होगा। और सेकंड कंक्लूजन हमारा कि M इज लेस रिएक्टिव, मतलब एल्यूमिनियम से नीचे की ओर होगा, आयरन से ऊपर और एल्यूमिनियम से नीचे। तो एक ही बचता है हमारे पास, कौन सा, जिंक। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, जिंक। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। अब देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट मिक्सचर ये काम आता है हमारे, जब हमारे रेलवे ट्रैक होता है ना, जब रेलवे ट्रैक में कोई ब्रेक लगने की वजह से, कह सकते हैं, देखो जब बड़े बड़े रेलवे ट्रैक होते हैं, जो बड़े बड़े रेलवे ट्रैक होते हैं, जब उनमें क्रैक हो जाता है, जब रेलवे ट्रैक जो है, जो हमारा रेलवे ट्रैक है, उसमें जब बड़े बड़े क्रैक हो जाते हैं, उन क्रैक को फिल करने के लिए, उन क्रैक्स को फिल करने के लिए हम एक मिक्सचर काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं थर्माइट मिक्सचर। ठीक है, समझ आया? समझ आया क्या? अब देखो, पहली बात, थर्माइट रिएक्शन है, थर्माइट जो रिएक्शन है, थर्माइट जो रिएक्शन है वो एक टाइप की क्या है, इट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखना कि थर्माइट रिएक्शन जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी, तो बनेगा क्या, बनेगा हमारे पास Fe प्लस Al2। समझ आया? एल्यूमिनियम ने क्या किया, देखो रिएक्टिविटी सीरीज आप जब भी निकालोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा कि एल्यूमिनियम जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मतलब ज्यादा ताकतवर इंसान, और ज्यादा ताकतवर होगा तो इस आयरन को निकाल देगा बाहर, तुम्हारा बनेगा आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ आई? ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इसमें हाईली हीट निकलती है। ठीक है, बात समझ आई? ये जो आयरन निकलेगा ना, ये मोल्टन स्टेट में निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। द अबव रिएक्शन इज सो हाईली एक्सोथर्मिक दैट हीट गिवन आउट प्रोड्यूसेस आयरन मेटल इन मोल्टन स्टेट। मतलब ये जो हीट होती है ये हाईली हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से ये आयरन जो है ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है, मतलब ये जो आयरन है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है। क्यों? ड्यू टू द हीट। दिस मोल्टन मेटल इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक मशीन पार्ट्स। ये जो मोल्टन स्टेट का आयरन है ये रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के काम में आता है, और बड़ी बड़ी मशीन्स में जो क्रैक लग जाते हैं, जो टूट जाती है मशीन्स में, उनको ज्वाइन करने के काम में आता है। ठीक है, इतना लिख लो आप। ये क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है तुम्हारा, इसको घर से करके लाना। ठीक है, होमवर्क। इसका आंसर आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ इसका आंसर है, इसका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, समझ आया? देखो इस क्वेश्चन में क्या है,
एक्स मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऐसे कर लो, Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस क्या बना रहा है? आयरन प्लस Al2O3। और हमने पढ़ा था ये क्या होता है? एम्फोटेरिक। तो हमारा आंसर क्या आएगा? Al, और इसलिए बी ऑप्शन पे टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग बिकॉज, फर्स्ट देखो, इट्स रिएक्शन विथ आयरन। एल्यूमिनियम पाउडर देखो, एल्यूमिनियम वो रिएक्ट करता है किसके साथ है? Fe2O3 के साथ, मतलब आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो पहला वाला तो हमारा क्या हो गया? गलत। क्या लिखा है पहले वाले में? इट्स रिएक्शन विथ आयरन। आयरन के साथ नहीं होती है रिएक्शन, होती है आयरन ऑक्साइड के साथ। ठीक है। When it is heat with iron third oxide, molten iron is obtained। मोल्टन आयरन, ठीक है। आयरन जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोल्टन आयरन। तो ये वाला बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड सी ऑप्शन क्या है? व्हेन इट इज हीटेड विथ आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। मोल्टन नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल्टन नहीं होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कभी भी मोल्टन नहीं होता है, ये भी गलत है। एलॉय, मोल्टन एलॉय नहीं, ये भी गलत है। इस रिएक्शन में लिख लेना, यहाँ पर हीट जरूर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक। अब आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element atom is known as electronic configuration। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या एटम इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, एग्जाम्पल केस का लिया सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 11 होता है, तो 2 8 और 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता चलता है सॉरी, हमने ये डेफिनेशन गलत लिखी है। देखो एक सेकंड को, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की देखो,
हमने जो डेफिनेशन लिखी वो वैलेंसी की डेफिनेशन थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लिखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different energy shells. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different the distribution of electron in different energy shells is known as electronic configuration। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। ठीक है, एग्जाम्पल है सोडियम, क्या होगा? 2 8 और अब देखो वैलेंसी क्या होती है वो देखो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम is known as वैलेंसी। ठीक है, अब मुझे ये सोडियम का ये जो है, देखो सोडियम का ये जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया EC। ठीक है, लेकिन सोडियम कितने अदर एटम के साथ कंबाइन कर सकता है वो होती है वैलेंसी। वो क्या होती है? वैलेंसी। जैसे सोडियम जो है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ओनली सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी? +1। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, और वैलेंसी की डेफिनेशन भी लिख लेना। एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी लिख लेना। अब वापिस इस पे आओ, सोडियम 11 है तो इसका क्या होगा? 2 8 और 1। 12 का 2 8 और ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इस टेबल को देखने से एक बात समझ आई क्या तुम्हारे? थोड़ा एक मिस्टेक करी अपन ने, देखो यहाँ पर, यहाँ 2 8 और 7 होगा। देखो मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला जो ये होता है ना, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है ये तीनों क्या है? इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस या लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब भी किसी भी मेटल में, ठीक है, मेटल में हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है या 3 है, तो वो क्या होगा? मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। और यदि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 और 7 है, इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये 7 और 6 भी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4, 5, 6, 7 में से कोई है तो वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन लिख लो। कंक्लूजन क्या है कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन, 2 और 3 है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, तो वो होगा क्या? यदि कंक्लूजन, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1, 2 और 3 है तो वो होगा मेटल। और यदि 4, 5, 6 और 7 है तो वो होगा मेटल। ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल ऑलवेज गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंक्लूजन समझ आ गया? एक बार और देख लो। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है तो मेटल है, मेटल हमेशा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 है तो वो होगा नॉन मेटल, जो कि गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लर्न साइंस विद ललित। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।